Hello and welcome dear students to my channel. So I am Kritan Jaiswal, your mathematics mentor. So good evening to all of you. तो यार आज हम लोग का न्यू टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन. ऑलराइट, इसके कवर अप हो जाने के बाद हम लोग सर्कल करेंगे एंड देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्रोबेबिलिटी जो बच गया है वो हम लोग कभी और डिस्कस कर लेंगे. बट ये बहुत बड़ा मेजर पोर्शन है, इसको थोड़ा सा टाइम हम लोग ज़्यादा दे करके इसको जल्द से जल्द कवर अप करने की कोशिश करेंगे. ऑलराइट, तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है ना, तो पहले तो ये इच्छा हो रही होगी कि यार है क्या ये. तो देखो, हमने अभी तक बहुत सारी इक्वेशंस को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो इक्वेशंस आपको वो वाले देखने हैं जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, मतलब डिग्री उसकी 1 होनी चाहिए. लेकिन वो इक्वेशन जिसमें x और y दोनों हो उसे आप बोलते हो क्या, स्ट्रेट लाइन. जैसे कि कई बार आपके सामने इक्वेशन एक आ जाता है, लेट अस सपोज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, मान लो 1 है. तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है. कोई भी इक्वेशन जो x और y के टर्म में हो और उसका हाईएस्ट पावर कितना हो, 1 हो. जब भी आपके सामने कभी ऐसा सिचुएशन बनेगा तो आप सीधा समझ जाओगे कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है. स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट आप किस तरीके से करते हो, इस तरीके से करते हो. आई होप यू आर गेटिंग दिस. समझ पा रहे हो क्या, ये आपका स्ट्रेट लाइन है. अभी हम लोग सब कुछ समझेंगे. तो देखो, पहली बात तो इसमें क्या चीज आती है, इसमें हम लोग स्लोप के बारे में पढ़ेंगे. स्लोप के बारे में पढ़ोगे तो एक काम करो, इसे तो मैं अभी आपको डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, लिखवा दूंगा. तो इसमें पहला हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट इज स्लोप. तो स्लोप को आप बोलते हो ग्रेडियंट ऑफ लाइन. क्या बोलते हो, ग्रेडियंट ऑफ लाइन. ग्रेडियंट ऑफ लाइन. समझ पा रहे हो क्या. देखो, व्हाट इज स्लोप. आपने अभी तक फिजिक्स में तो मैथमेटिक्स टूल में आप पढ़ ही चुके होगे यार. व्हाट इज स्लोप. स्लोप का मतलब आपके फिजिक्स के टीचर ने ये बता दिया होगा कि यार पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जब आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो तो जितना एंगल कोई भी स्ट्रेट लाइन बनाता है तो आप उसी को क्या कहते हो, उसी को तो स्लोप कहते हो. जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कंसेप्ट को. जैसे कि सपोज ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ऑलराइट, और इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूं. और यहां से अगर एक लाइन मैं मान लूं तो ये पॉजिटिव, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, इसको लिख भी देते हैं, ये एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, वाई एक्सिस है. तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स से पॉजिटिव डायरेक्शन आप किसको बोलते हो, ये. जब आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो तब आप बोलते हो कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूं. समझ पा रहे हो. तो मैं एक्स से चलना शुरू करूंगा और ये हमारा वो स्ट्रेट लाइन है. तो ये स्ट्रेट लाइन तक हमें पहुंचना है इस एक्सिस से. तो हम यहाँ अपना हाथ रखेंगे, फिर यहाँ पे जस्ट इसको घुमाने की कोशिश करेंगे. तो जब आप घुमाओगे ना तो जितना एंगल आपका बनेगा, ऑलराइट, उसी का जब आप tan ले लोगे, tan मतलब tan थीटा, उसी को आप बोलते हो स्लोप. अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, इस चीज के डिस्कस हम लोग बाद में करेंगे. फिलहाल आई होप तो आपको आपके फिजिक्स के टीचर ने इतना बेसिक नॉलेज तो दे करके ही रखा हुआ है. समझ पा रहे हो क्या. तो देखो, हमने अभी स्ट्रेट लाइन के बारे में जनरल थोड़ी सी बातें की. हाँ यार, स्ट्रेट लाइन वो होता है कोई भी इक्वेशन एक्स और वाई के टर्म में जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए. समझ पा रहे हो क्या. तो ठीक है, फिर उसका डिग्री 1 होना चाहिए, तो डिग्री वहां पर 1 था. अब देखो बात आती है, भैया अगर ये लाइन है तो इसका स्लोप क्या है. जनरली हमें यही सब चीजें डिस्कस करना रहेगा. अगर कोई लाइन है तो इसका स्लोप क्या है. तो स्लोप हम जानते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हो. स्लोप हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, ऑलराइट. तो जो वो लाइन है उसका जो एंगल बनेगा ना, अगर आप उसका tan ले लोगे तो उसे ही आप बोलते हो क्या, स्लोप. ये हो गया मेरा रिव्यू जो मैंने अभी आपको बताया. समझ पा रहे हो क्या. अच्छा, इसका डिफिनीशन लिखवाना जरूरी है क्या बच्चों. आई होप जरूरत तो नहीं होगा. अरे लिख लो यार, इक्वेशन विच हैव हाईएस्ट डिग्री 1 और किस टर्म में होना चाहिए, एक्स और वाई के टर्म में. आई होप आप लिख सकते हो. अब ये सब मुझसे मत लिखवाओ यार प्लीज. ऑलराइट, तो स्लोप के बारे में समझ चुके हो. तो अभी देखो, बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी हम लोग सीखेंगे. तो जरा सा चिल करो, एक काम करो, इस पोर्शन को थोड़ा जल्दी से नोट कर लो बच्चों. नोट कर लिया क्या. अगर नोट कर लिया है तो एक क्वेश्चन तो बनता है. क्यों,
एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और कंसेप्ट पे आगे बढ़ेंगे। मेनली आज मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, कुछ बहुत ज्यादा कंसेप्ट तो लाया नहीं हूँ, बट फिर भी धीमे धीमे करते करते खत्म कर देंगे हम लोग ये टॉपिक। और ये टॉपिक मैं उतने हाईएस्ट लेवल में ले जाऊंगा जितना कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है। ऑलराइट, बहुत ज्यादा हाई लेवल में हम लोग जाएंगे, और इतनी मेरी गारंटी कि आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन बचेगा नहीं जो कि नहीं होगा। ऑलराइट, सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ऑलराइट, तो एक काम करो भाई, पहले क्वेश्चन लिख लो। फर्स्ट वाला मैं क्या लिख रहा हूं, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, फाइंड द स्लोप of the line which makes 120 degree with पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखो लिख दिया ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ऑफ एक्स एक्सिस। देखो भाई ध्यान से पढ़ो तो जरा क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स 120 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। नथिंग, कुछ नहीं कर रहा है भाई। हमारे दिमाग में केवल ये आना चाहिए, ये हमारा है कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम यहां से एक लाइन बना देंगे जो कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। हाँ डेफिनेटली थोड़ा सा डायग्राम मैंने ज्यादा ही गलत बना दिया, इस तरीके से बनेगा नहीं, क्योंकि सर 90 से प्लस है ना वो एंगल, तो इसीलिए उस तरीके से उसका ग्राफ नहीं होगा। वेरी गुड बच्चों, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखो, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा, क्यों? क्योंकि 120 डिग्री है ना, तो इतना डिग्री कितना है 120 डिग्री, ऐसा कहा जा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अच्छा, तो हमें बताना है भैया उसका स्लोप क्या होगा। तो हमें पता है कि कोई लाइन है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से अगर 120 डिग्री बना रहा है, तो इस 120 डिग्री का tan ले लो, वही आपका स्लोप हो जाएगा। और ये सब चीजें बेसिक है यार, समझ पा रहे हो? बेसिक क्लियर कर लो, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री हम लोग इतना कंसेप्ट सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हमने ट्रिगोनोमेट्री में ऑलरेडी सीखा हुआ है, तो हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से सोच के करेंगे। भाई tan है और यहाँ पे 90 into 1 है, तो इसलिए डेफिनेटली ये कॉट में चेंज होगा। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, 90 प्लस 30, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव होता है, और ये कॉट 30 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे देखो m इज इक्वल टू माइनस कॉट 30 डिग्री कितना होता है यार, tan 30 डिग्री होता है 1/√3। याद है क्या? अरे नहीं याद है क्या भाई? 1/√3 इन कॉट 30 क्या हो जाएगा √3, लेकिन क्योंकि माइनस लगा है इसलिए -√3। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। देखो कई चीजें ऐसा आ गया होगा फिजिक्स में जो कि आपको समझ में नहीं आया होगा। जैसे टीचर कई बार बोलता है सर, जब 0 से 90 के बीच में जब कोई लाइन है जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 0 से 90 के बीच में, तब उस केस में क्या होता है, स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव आती है। और जब कोई भी लाइन 90 से 180 के बीच में एंगल बनाता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, तब उसका स्लोप क्या आता है, नेगेटिव। जैसे कि ये है, ये लाइन, ये क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 120 डिग्री, जो कि 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में ही लाई करता है। ठीक है, उसके बीचों बीच में, मतलब उसके अंदर कहीं पे भी लाई करता है, तो इसीलिए इसका स्लोप नेगेटिव आता है। तो आप इस तरीके से इसको याद भी रख सकते हो कि 0 से 90 के बीच में जो स्लोप आएगा वो पॉजिटिव आएगा, एंड 90 से 180 के बीच में जो स्लोप आता है वो नेगेटिव आएगा। इतनी गारंटी है। ऑलराइट, एक काम करो भाई, जल्दी से नोट करो, फिर और भी हमें थोड़ा कंसेप्ट सीखना है। ये तो बेसिक से क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये मैं मान के चल रहा हूँ। ऑलराइट, ओके, तो इसे मैं अब इरेज करता हूँ। फिर और भी कुछ कंसेप्ट हम लोग देखते हैं जो कि मैं लाया हूँ, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में यूज होगा वो। देखो मैंने अभी आपको बताया स्लोप के बारे में, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं स्लोप ऑफ लाइन इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट। देख लो भाई ध्यान से, मैंने तो ये हेडिंग लिख दिया,
दिख रहा है क्या? स्लोप ऑफ द लाइन इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट। तो कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा आपका टाइम मैं लूंगा और फिर उसके बाद आप ये जब कंसेप्ट सीख जाओ तो मजा आ जाएगा। देखो जरा भाई, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ये हमारा बहुत बचपन का दोस्त बन चुका है। अब तो हमें इससे कोई दिक्कत है ही नहीं, अब तो हम बिल्कुल से फैमिलियर हो गया ना। तो हमें पता है भाई, एक हम वो लाइन खींचेंगे और ये क्या है? वो लाइन है। इसको आप यहाँ पर लिख भी सकते हो बच्चों कि ये क्या है? लाइन है। लिख सकते हो क्या? ऑलराइट, लिख दिया, ये लाइन है। तो हमने ये मान करके चल रहा है कि लेट अस सपोज ये लाइन कितना एंगल बना रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, थीटा। ये कौन सा एक्सिस है? ये एक्स एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है? ये वाई एक्सिस है। ये वो लाइन है जो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। बात समझ पा रहे हो? ओके, तो अब मैं क्या सोच रहा हूं? मैं ये सोच रहा हूं कि काम करते हैं, इस लाइन पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं। अगर मैं एक पॉइंट ले लूं जिसका कोऑर्डिनेट x, y ले लेता हूं, मैं ऊपर ही लिखता हूं ताकि थोड़ा सा, अरे यार इसको याद रखना, ये लाइन है, ऑलराइट। और यहां पे एक मैंने पॉइंट ले लिया x, y। समझ पा रहे हो? देख लो भाई, ये पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन पे जिसका कोऑर्डिनेट मैंने कितना माना है? x, y। ठीक है, तो हमें पता है x क्या है भाई। अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दें तो x तो यही है ना, यहां से उसकी दूरी है, यहां से उसकी दूरी है। समझ सकते हो? और अब मैं आपको थोड़ा बता रहा हूं, क्या समझना। आप देखो, यहां पे मैं ये सोच रहा हूं भाई, ये लेट सपोज ये मैंने अगर यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दिया और उसके बाद मैं कह रहा हूं आपने इस एंगल को थीटा माना था, तो ऑटोमेटिकली करस्पॉन्डिंग एंगल के कंसेप्ट से ये भी थीटा एंगल हो जाएगा। आपने ये सब चीजें टेंथ में पढ़ा हुआ है कि करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे प्रोसीड करता है। आई होप मुझे वो सब बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो ठीक है, ये भी एंगल थीटा हो गया। तो अब मैं कह रहा हूं कि यार अब कैसे करोगे? लेट अस सपोज कि ये जो हाइट है इसको मैंने y1 ले लिया और ये जो हाइट है उसको मैं क्या ले रहा हूँ? y2 ले रहा हूँ, y2। ठीक है, और इसको तुम x2 ले लो, x2 ले लिया। और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 ले लो, x1, y1 ये पॉइंट का। ऑलराइट, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है? x2, y2। तो अब मुझे बताओ ये y2 का मतलब क्या है? ये y2 का मतलब ये जो है यहां से लेकर के यहां तक की दूरी है, हाँ। और ये y1 का मतलब इस पॉइंट से लेकर के यहां तक की। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये दूरी कितना है? अरे यार यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी भाई? बताओ तो जरा। अच्छा ठीक है, मैं आपसे अगर पूछूं ये जो छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है इसके लिए अगर मैं tan थीटा लिखना चाह रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा? बताओ तो जरा। मैं डायरेक्टली लिख दूंगा भैया ये पूरा y2 है, हाँ। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक y1 है, हाँ। हमें चाहिए होता है tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर, क्योंकि हम लोग इसी ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं जिसको मैं थोड़ा सा ज्यादा डार्क कर दे रहा हूँ। आप थोड़ा सा देखो तो जरा, थोड़ा सा कंसेप्ट है, ध्यान से समझ लो, फिर इसका तो मजा आ जाएगा। ये देखो परपेंडिकुलर ये है तो इसका हाइट कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1। इसको आप डेफिनेटली क्या लिख सकते हो भाई? y2 माइनस y1 अपॉन बेस। बेस मीन्स ये, समझ पा रहे हो क्या? यहां से जब आप यहां तक देखोगे तो उसका x2 तो वही है और उसका x1 भी वही है। अच्छा ठीक है, अब मेरे दिमाग में क्या आ रहा है भाई? मेरे दिमाग में एक्चुअली आ ये रहा है ना कि कैसे इस क्वेश्चन को करोगे आप। ये भी तो x2 वो भी x1 है, तो कर सकते हो, दिमाग लगाओ तो जरा। इसको क्या आप x2 माइनस x1 लिख सकते हो? ये जो पूरा पोर्शन इतना मैंने लिख दिया इसको आप लिख सकते हो क्या? समझ पा रहे हो भाई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं समझ रहे हो तो वो भी बताओ। ये खुद नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो अभी ये क्या लिखा हो? स्लोप ऑफ द लाइन इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है, तो पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ऑलराइट। और मैं निकालना चाह रहा हूँ कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, तो मेरे दिमाग में आ रहा है एक लाइन में मान लेता हूँ और उस लाइन पे ही एक पॉइंट में मान लेता हूँ जिसका कोऑर्डिनेट कितना है? लेट अस सपोज x, y है। x, y नहीं, x2, y2 भी ले सकते हो। सुन रहे? अरे भाई समझ में आ रहा है क्या? x2
कॉमा y2 भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हो? ओके, तो देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, हाउ टू सॉल्व दैट। कुछ तो दिमाग लगाएंगे भाई हम लोग, तो वही दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट अस सपोज बच्चों कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, और यहाँ से मैं एक काम कर रहा हूँ कि एक लाइन खींच रहा हूँ। जब ये एंगल थीटा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। अगर मैं इस हाइट को y2 ले रहा हूँ, y2, अरे भाई समझ लो, ये कोऑर्डिनेट लेट सपोज x1, y1 है, ऑलराइट। ये कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1 है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसमें tan थीटा लिखना चाहूं तो आप मुझे तुरंत बताओगे सर, मैं इसके लिए लिखना चाह रहा हूं बच्चों। ये जो डार्क सा बना हुआ है ना, ये एक बारी मैं घुमा भी देता हूं, एक बारी ये देखो, ये जो है ना, इसके लिए मैं लिख रहा हूं, समझ पा रहे हो, ये इसके लिए। तो ठीक है, फिर कैसे करोगे? तो tan थीटा लिखना है सर दिस हाइट, तो ये हाइट कितना हो रही है, ये पूरा y2 है, इतना y1 है, तो इतना कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1। अब मैं आपसे पूछूं बच्चों, इतना हाइट, इतना जो दूरी है वो कितना है? वो तो कुछ भी है, हमें उससे क्या मतलब, हमें तो इससे मतलब है। तो इतना दूरी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। बताओ बात क्लियर है या नहीं है? और हमें पता है ये जो tan थीटा लिखा है वो किसके लिए लिखे हो, इसी के लिए तो लिखे हो। और ये एंगल तो उतना ही बना रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, m। तो देख लो भाई, ये m आ गया, स्लोप आ गया क्या? अरे भाई बता दो, आ गया क्या? बिल्कुल आ गया, कोई प्रॉब्लम हमें हुई ही नहीं। एक काम करो, इसे जल्दी से थोड़ा नोट कर लो बच्चों। नोट कर लिया क्या तुमने? देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया, थोड़ा सा गड़बड़। क्या गड़बड़ किया वो समझो। बिल्कुल हमें एग्जैक्टली यहाँ से नहीं बनाना चाहिए, हमें बनाना एक्चुअली यहाँ से चाहिए था। देखो ये हमने इसको जोड़ा, इसको हमने इससे जोड़ा, और यहाँ से बनाओ। ये वो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ऑलराइट। तो हमें ये एंगल अगर थीटा है तो डेफिनेटली करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये x2 y2 है और ये x1 y1 है। तो इतना दूरी कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, और इतना ये दूरी कितना हो जाएगा। आप यहां से दूरियां नापते हो, समझ रहे हो? तो यहां से इसकी दूरी कितनी है? अरे यार मेरी बात बताओ, एक काम करो, ये दूरी निकालना है ना, तो इतना माइनस दिस। तो एक काम करते हैं, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल हो गया, कोई बहुत ज्यादा टफ था नहीं। और इतना पोर्शन ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। आप कर सकते हो, समझ गए? अरे भाई समझे या फिर नहीं? आई होप आप समझ चुके हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एक्चुअली। ऑलराइट, ओके। तो एक काम करो, इसे जल्दी से थोड़ा नोट कर लो, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको यहीं पर लिख देता हूँ। अगर आप इसको नहीं विश्वास मानते हो तो x2 माइनस x1 ये दूरी हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर इसको मैं अब इरेज कर सकता हूँ क्या बच्चों? हाँ, इरेज करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग अपने काम पे ही आएंगे। वैसे तो क्वेश्चन है नहीं मेरे पास, बट कोई नहीं, हम लोग दिमाग लगाते हैं कुछ। देखो अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, अब मैं निकालना चाह रहा हूं एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर मैं आपसे बात करूं एंगल बिटवीन टू लाइंस की, तो आप क्या करोगे? यहां पे अगर मैं लिख दूं एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच के एंगल आपको निकालना है। दो लाइंस सर क्या मतलब, क्या है आपका? देखो मतलब कुछ इस तरीके का है, ये है और ये है, समझ रहे हो? ये एक लाइन मैंने बना दिया और एक लाइन ये मैंने बना दिया। तो और यहाँ पे तो मैं लेट अस सपोज ये एक्स एक्सिस में ले रहा हूँ, ऑलराइट। और ये एंगल, ये दो लाइंस हैं, ये और इनके बीच के एंगल लेट अस सपोज थीटा है। तो यहाँ के बीच के एंगल तो हम लोग मान लेते हैं, लेट अस सपोज कितना है, थीटा वन। एक लाइन का जो एंगल है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वो कितना है, थीटा वन है। और एक लाइन का जो एंगल है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से वो मान लो कितना है, थीटा टू है। तो जब आप क्लास 10th में या फिर क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ा था आपने कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, याद करो
हमने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला प्रूफ किया हुआ था, थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू कितना आ गया है, थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ अजीब लग रहा है, हमने स्लोप जानना चाहा, ठीक है हमें एंगल फाइंड करना है मानता हूँ, लेकिन एक्चुअली हमें करना क्या है, देखो कैसे करते हैं। मैं एक काम कर रहा हूँ, बोथ साइड में tan ले लेता हूँ, तो यहाँ tan थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, tan थीटा 2 माइनस थीटा 1। और जब आप इसको सॉल्व करोगे थोड़ा, तो यहाँ आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। देख लो भाई, समझ रहे हो। और अगर मैं आपको पहले ही यहां पर बोल दिया होता, लेट इसका जो स्लोप है वो m1 है, और इसका जो स्लोप है वो m2 है, ये स्लोप है भाई, ठीक है, m1 और m2। तो ठीक है, ये क्या लिखा है तुमने, tan थीटा 2, ये जो एंगल बनाते हैं और उसका tan लो तो वो क्या हो जाता है, स्लोप। तो tan थीटा 2 को क्या मैं m2 लिख सकता हूँ, डेफिनेटली लिख सकता हूँ बच्चों। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। देख लो भाई, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप इसका इस्तेमाल करोगे बच्चों। मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा ना कि आप मजबूर हो जाओगे सब ये लगाने के लिए। अब आप हमेशा प्रूफ करने थोड़ी जाओगे यार, प्रूफ करने जाओगे क्या, नहीं। जो हमें बेसिक नॉलेज मिल रहा है कि यार हमें करना है ये, तो डेफिनेटली करेंगे, कोई इसमें डाउट थोड़ी है। तो ये आप एक फॉर्मूला याद रख लो कि यार अगर हमें दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है, तो डेफिनेटली आप इसको सॉल्व करोगे, इसकी जो वैल्यू आएगी फिर इसको इनवर्स ऑफ tan लोगे, जो भी करोगे आ जाएगा। तो ये देखो, ये बेसिक से कंसेप्ट थे। एक काम करो भाई, इसे जल्दी से नोट करो, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ बच्चों, उसके बाद हम लोग आते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस पर। बट उसके पहले थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना जरूरी है। वो क्या डिस्कशन है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो एक काम करता हूँ, पहले ऊपर वाला पोर्शन मुझे इरेज करना पड़ेगा, ये चीज आप याद रखना। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इस फॉर्मूले को। एक काम करता हूँ, एक्सप्लेन कर ही देता हूँ अभी, तो आप बिल्कुल डेफिनेटली समझ भी जाओगे कि इसका रियली मतलब क्या है। समझ पा रहे हो? देखो बच्चों, कोई भी फॉर्मूला उसका फील लो, मजा आ जाता है फील लेने में। हमने अभी जो फॉर्मूला लिखा था वो क्या लिखा था, tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। समझ पा रहे हो? ओके। तो अब देखो, दिमाग में मेरे ये आ रहा है कि क्या मैं यहाँ पर मॉड लगा सकता हूँ। बिल्कुल लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने जो अरेंजमेंट बनाया था ना बच्चों, ये क्या बनाया था, यही बनाया था मैंने। और यहाँ पे कुछ एंगल मान लिया था, थीटा 2 माना था, यहाँ पर थीटा 1 माना था, यहाँ पर थीटा मान लिया था मैंने। यही तो किया था, बिल्कुल किया था। फिर मैंने आपसे कहा था, लेट अस सपोज ये क्या है, m2 है, लेट अस सपोज ये क्या है, m1 है। तो मेरा मन, मैं इसको m2 ना बोल करके m1 भी तो बोल सकता था, m1 ना बोल करके m2 भी बोल सकता था। अच्छा चलो ठीक है, ये कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये समझो मैं क्यों यहाँ पर मॉड लगा रहा हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ एक काम करो, बोथ साइड स्क्वायर करो। अगर आप स्क्वायर करोगे फिर ये उधर ले जाओगे, मतलब इस स्क्वायर को उधर ले जाना चाहोगे आप, तो हम मुझे बताओ, जब स्क्वायर रूट आप लगाते हो तो साथ साथ प्लस माइनस भी लगाते हो क्या? डेफिनेटली लगाते हो। तो जब स्क्वायर रूट आएगा और यहाँ पर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, और हमने जो बचपन में ये सिद्धांत सीखा हुआ है कि भैया जी रूट के अंदर कोई भी वैल्यू हो लेकिन वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अच्छा, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तभी आएगा जब उसके ऊपर मॉड लगा होगा। समझ पा रहे हो? कभी ये वैल्यू नेगेटिव नहीं देगा। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, आई होप यू आर गेटिंग दिस। अगर आप नहीं समझ पाए हो तो बिल्कुल वीडियो में एक बार थोड़ा सा पीछे करो, आप बिल्कुल समझ जाओगे। तो जब मैं इसे हटाऊंगा ना तो यहाँ देखो प्लस माइनस भी आ जाएगा और साथ साथ यहाँ पर मॉड भी तो लग जाएगा, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। और इतना मैं आपको बता दे रहा हूं
कि मॉड फंक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसका कंसेप्ट हम लोग हर जगह यूज करेंगे, इनफैक्ट हम लोग इस चैप्टर में भी यूज करेंगे। तो आई होप मैं ये मान करके चलूंगा कि आपने फंक्शन तो पढ़ लिया भाई, ठीक है। तो नोट कर लो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस के फॉर्म में आता है और साथ साथ मॉड भी लगा होता है, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो, कुछ बहुत ज्यादा टफ है नहीं। ओके ऑलराइट, चलो फिर इरेज करें क्या, इरेज करते हैं भाई, और भी एक क्वेश्चन करते हैं पहले, या फिर क्वेश्चन नहीं करें, अच्छा ठीक है, जो बेसिक फंडा पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ काम करने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखो जो बेसिक फॉर्मूला पढ़ा वो तो यही है ना, लेकिन आपको ये याद नहीं रखना है, आपको याद क्या रखना है, आपको मॉड वाला याद रखना है। ये तो मैं एक जनरल केस के लिए आपको बता रहा हूँ, एक बहुत अच्छा चीज है। देखो आप एक काम करो, इसे नोट भी कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको चाहे तो 5 स्टार दे देना यार, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई दो लाइंस आपस में पैरेलल हो गई तो तब तो कोई एंगल ही नहीं इनके बीच में, इनके बीच का एंगल क्या है, 0 है। मतलब हमने जब अभी डिस्कस किया तो इस तरीके से इनके बीच का एंगल थीटा था। अब ये क्या है, ये कभी आपस में जाकर के आगे टकराएंगे भी नहीं, तो एंगल जब ये कैसे बना एंगल, ये लग रहा है ना कि आए हैं और टकरा गए हैं, आए हैं और टकरा गए, जब टकराएगा कोई तभी एंगल बनेगा, ये कभी टकराएंगे नहीं तो एंगल बनेगा नहीं, एंगल बनेगा नहीं तो मतलब क्या है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 हो जाएगी। तो यानी इन दोनों लाइन के बीच के एंगल कितना है, 0 डिग्री है। ओके तो ठीक है भाई, 0 डिग्री है, मानता हूं मैं इस बात को। अब क्या करेंगे, केस फर्स्ट में तो हमने ये प्रूफ कर दिया भाई कि हाँ इनके बीच में 0 डिग्री है। तो क्योंकि 0 डिग्री है तो एक बात बताओ, ये जो थीटा हमने माना था वो यही थीटा है क्या, बिल्कुल यही थीटा है। तो इस थीटा की जगह अगर आप 0 रख दोगे तो क्या आएगा, जरा रखो तो, tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, sin 0 डिग्री 0, तो इसकी भी वैल्यू 0, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। और इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो ऑटोमेटिकली एक बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है कि भैया जी m1 इज इक्वल टू m2। ये आप कभी मत भूलना, कभी भी मत भूलना, क्यों बार जो चीज हमें जनरल में मिल रही है उसे हम याद रखेंगे, बाकी तो और कोई एंगल रहेगा तो हमारे लिए ये फॉर्मूला सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हमें कई क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही करेंगे कि यार कुछ चीजें पैरेलल है, कुछ चीजें पैरेलल है। पैरेलल का मतलब ये भी समझ लो, जब पैरेलल है क्या मतलब, अगर ये एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस से तो ये भी एंगल थीटा बनाएगा। कैसे मैं बोल रहा हूँ, लेट अस सपोज मैं अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया और ये है, तो ये कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। ये पूछूं तो ये भी 90 डिग्री बना रहा है, और ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। मतलब दो पैरेलल लाइन अगर है तो एक जितना स्लोप बना रहा होगा दूसरा भी उतना ही स्लोप बनाता है। तो ये सब चीजें तो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, पहले तो वो समझो कि m1 इज इक्वल टू m2। तो यहाँ से वैसे प्रूफ भी तो हो गया, और वैसे इन जनरल मैंने दिखा भी दिया, देखो दिखा तो दिया, अगर कोई लाइन पैरेलल है तो उसमें m1 इज इक्वल टू m2 होता है, स्लोप बराबर हो जाता है। आई होप आप समझ चुके हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके तो अब देखो केस 2 में हम लोग बात करते हैं भाई, केस 2, केस सेकंड में क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो जाए, लिखवा दूं क्या भाई इसको, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, लिखा बोल लिखो, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन द स्लोप ऑफ बोथ द लाइन इज सेम, देन स्लोप ऑफ बोथ लाइन इज सेम, समझ रहे हो। ओके अगर इफ, यहां सेकंड केस में लिख देता हूं, इफ both lines are perpendicular to each other, परपेंडिकुलर है अगर एक दूसरे पर तो क्या होगा, अच्छा सर परपेंडिकुलर है, हाँ परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, ये एक लाइन है ये एक लाइन है, इनको बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो जब हमने जो केस बनाया था, ये वाला जो केस था अभी हमने जो डिस्कस किया, एक ये है और एक ये, इनके बीच का एंगल कितना बन रहा था थीटा, तो ये थीटा लिखा हुआ था। अब ये परपेंडिकुलर हो गया तो मतलब क्या, उनके बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप 90 डिग्री पुट करो तो जरा, अगर आप 90 डिग्री पुट करोगे तो 1090 डिग्री आई होप तो इनडिफाइनाइट होता है, याद करो 1090 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, इनडिफिनिट, मतलब इंफिनिटी होगी। तो इंफिनिटी की जब बराबर करोगे यहाँ पे m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2,
समझ पा रहे हो? 1 प्लस m1 इंटू m2। एक बात बताओ, ये यार इंफिनिटी पहुंचेगा कब? ये इंफिनिटी पे तभी पहुंचता है, कोई भी इंफिनिटी पे तभी पहुंचता है जब उसका डिनोमिनेटर जीरो हो। याद करो, मैंने ये चीज बहुत बार बताया, यहाँ तक आपको पता भी होगा। जब कोई फॉर्म ऐसा हो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर और उसका डिनोमिनेटर जब जीरो पे पहुंच जाए, तब उसका पूरा आंसर जो आता है वो इंफिनिटी आता है। मतलब उसके डिनोमिनेटर को, सिंस उसके डिनोमिनेटर को मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली जीरो के बराबर कर दूंगा। दिस इंप्लॉइज m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। ये जो रिजल्ट आया है इसे जिंदगी भर में कभी मत भूलना। ये और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें इसका यूज आप सोचो, तुम खुद सोचो कहाँ करोगे इसका यूज। हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे, लेट अस सपोज हमारे पास एक लाइन दिया हुआ है ये, और हमें इसका स्लोप पता है और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है, उसका स्लोप नहीं पता है, ठीक है। लेट अस सपोज अगर एक का स्लोप मैंने मान लिया 2 है, तो दूसरे का स्लोप क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू एक का मान लो m2 है इक्वल टू -1। तो जब इसको सॉल्व करूं यहाँ से m2 की वैल्यू नहीं आ जाएगी, तो डेफिनेटली आ जाएगी। यही यूज यहाँ पर हम लोग करते हैं कि अगर एक लाइन का आपको स्लोप पता है तो दूसरी लाइन का भी आप स्लोप निकाल लेते हो। तो विद दैट नोट, इसे जल्दी से थोड़ा नोट करो बच्चों, क्योंकि अभी हमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ाई करना है। क्योंकि क्वेश्चंस भी तो अभी कर रहे हैं, क्वेश्चंस तो अभी बिल्कुल नहीं किया हमने। किया क्या क्वेश्चन? नहीं किया। तो डेफिनेटली अब करेंगे कुछ क्वेश्चंस ही। अब क्वेश्चंस ही तो केवल बच गया है, तो क्वेश्चन कुछ डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग लेक्चर कल करेंगे। हाँ तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। आ जाओ भाई, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। से नोट कर लो यार, भूल मत जाना बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, कुछ भी भूलने की जरूरत आपको नहीं है। और कुछ बहुत ज्यादा टिपिकल भी तो नहीं बता दिया कि आप भूल जाओगे, सब चीज नॉर्मली चला, ऐसे ही धीमे धीमे सब खत्म कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है, कुछ बहुत ज्यादा टफ है नहीं। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। हमें लाइन का स्लोप बताना है, विच पासेस थ्रू द पॉइंट, विच पासेस थ्रू द पॉइंट, थ्रू द पॉइंट 3,2, 3,2 and -1,5 and -1,5। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं भाई। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही प्रूफ किया कि उसका स्लोप किसके बराबर हो जाता है भाई, उसका स्लोप बराबर होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। याद है क्या? डेफिनेटली हम इसको कर सकते हैं। तो आप एक रफ फिगर भी अज्यूम कर सकते हो अपने दिमाग में। लेट अस सपोज ये वो पॉइंट है जो क्या है 3,2 है, और ये वो पॉइंट है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है -1,5 है। तो अगर मुझे इसका इक्वेशन लिखना है तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूँ। इक्वेशन कह रहा हूँ सर, स्लोप। तो स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर हम लोग को पता है y2 माइनस y1, तो y2 ये है, y1 ये है, तो 5 माइनस 2 जब आप करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ पर -1 माइनस 3, तो डेफिनेटली -4, यानी कि इसका स्लोप कितना आ जाएगा -3/4, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर है। देख लो, समझ लो, कुछ बहुत ज्यादा टिपिकल चीजें नहीं कर रहे हैं, लेकिन टिपिकल चीजें करेंगे जरूर। विथ दैट नोट हम इन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे। एक काम करो भाई, इसे जल्दी से नोट करो, फिर और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि मैं लाया हूं आज करने के लिए। थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस आज मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं आप लोग से, तो इसलिए यार थोड़ा सा बने रहो, काम हो जाएगा हमारा भाई। तो चलो फिर करते हैं, फिर क्या करना है। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है। यहां पर आपको बोला जा रहा है द एंगल बिटवीन द टू लाइन इज, द एंगल बिटवीन द टू लाइन इज, the angle between two line is π/4 and slope of one line
is 1/2. Find the slope of another line. Find the slope of other line. Other line. देखो कैसे करोगे यार. द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4. दो लाइन्स के बीच का एंगल कितना है? डेफिनेटली आप इस तरीके से दिमाग लगा सकते हो बच्चों. ये अगर है कोई लाइन और ये अगर कोई लाइन है तो इनके बीच का एंगल कितना है? π/4. ठीक है. एंड स्लोप ऑफ वन लाइन, लेट अस सपोज वो जो स्लोप है ना वो पॉजिटिव है, तो हम लोग इसी को मान सकते हो. आप किसी को भी मान सकते हो, तब भी आंसर आ जाएगा. ये 1/2 है और आपको इसका स्लोप फाइंड करना है, तो m डैश इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. आप ऐसे मान सकते हो. तो हमें फॉर्मूला बिल्कुल पता है. tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. तो क्या यही फॉर्मूला था? नहीं, ये नहीं था. यहाँ पे मॉड भी था और प्लस माइनस. आप ऐसे करोगे क्वेश्चंस को. तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना है? π/4. तो tan π/4 कितना होता है भाई? 1 होता है. तो 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, और यहाँ पे m2 की वैल्यू क्या है? m2 की वैल्यू m डैश ले लो, माइनस m1 की वैल्यू 1/2 है. 1/2 अपॉन 1 प्लस m डैश बाई 2. समझ पा रहे हो क्या? आई होप आप इतनी बातें तो समझ पा रहे हो. अब यार उसके बाद क्या करोगे? यहाँ पे प्लस माइनस है तो वो प्लस माइनस आप यहाँ पे भी लगा सकते हो. कोई भी बहुत बड़ी बात है नहीं. तो काम करो, इसे सॉल्व करने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं. कुछ बहुत ज्यादा टिपिकल है नहीं. अगर आप थोड़ा सा भी बुद्धि लगाओगे तो आप डेफिनेटली इसको कर सकते हो. तो यहाँ पर है कितना? 2m डैश माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m डैश. समझ पा रहे हो क्या? और यहाँ पे प्लस माइनस है. एक बार प्लस लेके सॉल्व करो, एक बार माइनस लेके सॉल्व करो. m डैश की वैल्यू निकाल लो यार. दो वैल्यूज आएंगी डेफिनेटली. आप इस तरीके से क्वेश्चंस को प्रोसीड कर सकते हो. कुछ बहुत ज्यादा टिपिकल था नहीं. समझ गया क्या? ओके. तो आई होप आप समझ चुके हो. कुछ बहुत ज्यादा टफ था नहीं. तो और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इरेज करो क्या भाई? इरेज करूं? इरेज करते हैं भाई. नोट कर लो. अब इसके आगे सॉल्यूशन मुझसे कराओगे? कर लो यार. एक वेरिएबल तो है. एक वेरिएबल तो आप बचपन से सीखते आ रहे हो. बचपन वाला काम मुझसे करवाओगे तो अच्छा नहीं लगता है ना. आप कर सकते हो. इतने होशियार तो आप हो ही. वैसे तो होशियार बहुत हो. तो क्या करें? और भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देखो कैसे करेंगे. अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बोल दिया गया है, अरे ऑफ लाइन. लेकिन इसको करने से पहले हमें एक और कंसेप्ट पढ़ना पड़ जाएगा. तो वो कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा फोकस करते हैं. इक्वेशन ऑफ लाइन नोट कर लो तो जरा. इक्वेशन ऑफ लाइन. हम लोग बहुत तरीके के लाइन के इक्वेशन को स्टडी करेंगे. चिंता करने की जरूरत नहीं है. वैसे आज एक ही फॉर्म पढ़ पाएंगे. कुछ बहुत फॉर्म हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. क्या बोलते हैं? फर्स्ट फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. तो देखो इसमें हम लोग डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे? बिल्कुल सिमिलर उसी तरीके से बनाएंगे. हमारे ये अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहाँ पर एक लाइन पास कर रहा है, तो यहाँ पर मान लो एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है? x, y है. ठीक है. और यहाँ पर आप इसको क्या करो? फिट तक टच कर दो. टच कर दिया क्या? ऑलराइट. अब उसके बाद मैं ये मान करके चल रहा हूँ, ये जो दूरी है इसको मैं मान ले रहा हूँ कितना है? c है. ये जो दूरी है इतना, ये देखो ये जो दूरी है वो इतना कितना है? c है. अरे भाई समझ रहे हो? आई होप आप समझ सकते हो. इतना दूरी अगर c है तो ये दूरी क्या हो जाएगा? y माइनस c होगा. तो यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ रहे हो. और यहाँ पर आप जो पढ़ोगे ना, y इंटरसेप्ट के बारे में हम लोग जनरली बात कर रहे हैं. y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? y इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि अगर कोई लाइन y एक्सिस पर अगर कट कर रही है तो ओरिजिन से उस पॉइंट की दूरी. जैसे कि ये लाइन है और ये क्या कर रहा है? ये y एक्सिस को कट कर रहा है. तो आपको बस इतना बताना है कि ओरिजिन से एक्चुअली इसकी दूरी कितनी है. तो मैंने वही ले लिया. अगर ओरिजिन से इसकी दूरी लेट अस सपोज c है, अगर ओरिजिन से इसकी दूरी लेट अस सपोज कितनी है भाई? c है. तो मैंने c मान लिया. तो डेफिनेटली इतना दूरी कितना हो जाएगा? y माइनस c तो हो ही जाएगा. तो अगर मैं आपसे कहूं लेट अस सपोज ये जो दूरी है
वो कितना है, x है। क्यों, बिल्कुल दूरी होगा ही, क्योंकि ये x, y है तो ये x है, तो ये ओरिजिन से x दूरी पर हुआ। तो अगर मैं आपसे कहूं लेट अस सपोज ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा, अगर वो थीटा एंगल बना रहा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं यार टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप मुझे बताओगे सर y माइनस सी अपॉन वॉट, अपॉन x। तो यहाँ पर मैं टेन थीटा को क्या लिखता हूँ, m भी तो लिखता हूँ। तो एक काम करो, x को उधर ले जाओ, mx इज इक्वल्स टू वाई माइनस सी आ जाएगा, और यहाँ पर y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, एक नया फॉर्मूला भी इंट्रोड्यूस हमारे सामने हो जाता है। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक इक्वेशन है लाइन का, जो कि क्या कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से बिल्कुल वो थीटा एंगल बना रहा है। फिर हमने एज जनरल हमने चला और वहां पर एक पॉइंट P मान लिया जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। इसमें एक्चुअली हमें क्यों हमने इसका नाम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म डाला। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब ये है कि उसमें आपको अगर कोई लाइन है, अगर आपको उसका इक्वेशन बताना है, तो अगर आपको उसका स्लोप पता है और आपको अगर उसका y इंटरसेप्ट पता है, y इंटरसेप्ट का मतलब अगर कोई लाइन y एक्सिस को कट करे, उसकी दूरी फ्रॉम ओरिजिन से अगर आपको पता है, तो आप डेफिनेटली किसी भी इक्वेशन का, किसी भी लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो। कुछ बहुत ज्यादा टिपिकल होगा नहीं, इतनी मेरी गारंटी है। समझ पा रहे हो? आई होप आप समझ चुके हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। एक काम करो, इसे जल्दी से थोड़ा नोट करो। नोट कर लिया क्या? क्योंकि और भी कुछ क्वेश्चन हमें करने हैं जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इरेज करता हूं भाई, y इक्वल टू mx प्लस c, और बाकी भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल डिस्कस कर लेंगे। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, और बाकी क्वेश्चंस मैं आपसे कल डिस्कस कर लूंगा। तो एक क्वेश्चन लेकर के जाओ आप, देखो वो क्या कह रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द equation of line that has y intercept, that has y intercept 4 and is perpendicular to the line joining of, to the line joining, to the line joining of 2, -3, 2, -3 and 4, 2 and 4, 2। देख लो भाई, कुछ बहुत ज्यादा टिपिकल है नहीं, इसे आपको होमवर्क के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ बहुत ज्यादा टफ है नहीं। यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट हैज y इंटरसेप्ट कितना है, 4 है। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, c का मतलब क्या है, y इंटरसेप्ट मतलब अगर कोई लाइन y एक्सिस को कट कर रही है, तो ओरिजिन से उस पॉइंट पर का दूरी निकाल लो जिस पॉइंट पर वो कट कर रहा है। वो दूरी हमें कितना दे दिया गया है, 4 दे दिया गया है, और वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के। ठीक है, तो एक बात बताओ, आप इसको कैसे प्रोसीड करोगे मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लाइन के परपेंडिकुलर है ना, उसका स्लोप आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग कौन से मेथड से आप इसका स्लोप निकाल सकते हो। हमने अभी कोऑर्डिनेट वाला एक फॉर्मूला पढ़ा जिसमें हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करोगे तो स्लोप आ जाएगा, और इस लाइन के परपेंडिकुलर वो लाइन है। और अभी हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट हम लोग ये जो इक्वेशन हमें तो फाइंड करना है उसका स्लोप आ जाएगा। और आपको ये तो दिया ही हुआ है ना, तो हमें यही तो चाहिए होता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट तो हमें यही है किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए, कि हमें यार स्लोप पता हो और y इंटरसेप्ट पता हो, तो हम लोग कोई भी लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ठीक है, फिर आज का कंसेप्ट तो यहीं पर रोकते हैं, और बाकी का कंसेप्ट हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस जरूर कर लेंगे। तो ठीक है, फिर पढ़ाई करते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट।